अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 अपलोड हो चुके हैं और करंटली हम चैप्टर नंबर 18 क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें स्टार्ट किया है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है। आज हम देखेंगे फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज, बिहेवियर थेरेपी के कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। देन लास्ट पे स्किल्स ट्रेनिंग पे बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज़। जब भी कोई ऐसे बच्चे की बर्थ होती है तो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, स्पेशली सबसे ज़्यादा मदर। मदर को बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती हैं और उसके लिए एक ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि पहले से अवेयरनेस नहीं होती इस बारे में। और जब अवेयरनेस नहीं होती तो समझ नहीं आती कि बच्चे को कैसे डील करना है, उसकी नीड्स को कैसे फुलफ़िल करना है, उसको किस तरह से अटेंशन देनी है, उसकी किस तरह से केयर करनी है। तो इस वजह से फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज़ जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें उनको सिखाया जाता है, पेरेंट्स को सिखाया जाता है, मदर को सिखाया जाता है कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे की डिमांड्स को पूरा करना है। नेक्स्ट इज़ रेजिडेंशियल केयर और आउट ऑफ होम प्लेसमेंट। अब इन बच्चों के लिए अगर होम बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम या ग्रुप होम्स जो हैं, वो स्पेशलाइज़्ड केयर ऑफ़र करते हैं, ठीक है? और बच्चे को कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, उसके लिए फैमिली कंसेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इंश्योर करवाया जाता है कि इस बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फ़ेस कर रहा है, उसकी इमोशनल नीड्स और राइट्स का जो है वो ख़्याल रखा जाएगा, उसकी प्रॉपर केयर वहाँ पे की जाएगी। पाकिस्तान में अब चाइल्ड रिहैब सेंटर्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं और वहाँ पे उन बच्चों को प्रॉपर स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर हाइजीन वग़ैरह, प्रॉपर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट इज़ इंक्लूजन मूवमेंट इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल्स with disabilities into regular classroom settings. Curriculum is adapted to individual needs. अब इंक्लूजन मूवमेंट में जो है वो मेन फ्रेम क्लासरूम्स बनाए जाते हैं, मीन्स बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग क्लासरूम का इन्वायरमेंट एडजस्ट किया जाता है ताकि वो बच्चे की नीड्स को फुलफ़िल करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो जिस क्लासरूम में है वहाँ पे ऐसे ही बच्चे हों जो उसकी तरह इन इश्यूज़ को फ़ेस कर रहे हों, ठीक है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो स्टिग्मेटाइज़ेशन नहीं होती और दूसरा जो है वो बच्चा अपने जैसे ही बच्चों को जब अपने इर्द-गिर्द देखता है तो वो सेफ़ फ़ील करता है। इस तरह से उसको बाकी बच्चों के साथ रह के हम बेहतर तरीके से न्यू स्किल सिखा सकते हैं, हाइजीन सिखा सकते हैं और वो साथ-साथ दूसरे बच्चों से लर्न भी कर रहा होता है। इन शॉर्ट सेम लेवल के बच्चों को एक साथ बिठा के हम लोग सोशल स्किल्स ट्रेनिंग सिखाते हैं या पर्सनल हाइजीन के बारे में गाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ पैरेंटल हेल्थ इश्यूज़। जब ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है तो पेरेंट्स को ना तो अवेयरनेस होती है और ना ही उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि उन्होंने इस बच्चे से कैसे डील करना है। तो उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इस वजह से उनका रेगुलर चेकअप ज़रूरी है, उनके लिए थेरेपी ज़रूरी है और स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरवेंशंस जो हैं वो पेरेंट्स को भी सिखाई जाती हैं और सिखाई जानी भी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि घर के इन्वायरमेंट में उन्होंने इस बच्चे से कैसे डील करना है। नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिवोर्स। अब चूँकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है, फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती, जिसकी वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज़ होते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस तक लीड करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता मैरिटल ब्रेकडाउन की तरफ भी चले जाते हैं। तो इस वजह से फैमिली थेरेपी एंड कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस तरह के रिस्क को कम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ चाइल्ड अब्यूज़ और निग्लेक्ट। अब चूँकि फैमिली इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेस फेस कर रही होता है, जिसकी वजह से अनइंटेंशनली वो बच्चा निग्लेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि पेरेंट्स की जब खुद की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो वो बच्चे को भी सही से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, एज अ रिज़ल्ट बच्चा निग्लेक्ट होगा। तो उसके लिए पॉजिटिव पेरेंटिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग बाय सोशल वर्कर्स एंड अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, ये सब मिलकर बच्चे की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बिहेवियर थेरेपी। अब बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम लोग बच्चे के बिहेवियर्स पे काम करते हैं। जो भी वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा होता है, उसको हम डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा किस तरह से खा पी रहा है, बच्चा किस तरह से चल रहा है,
बच्चा अपनी हाइजीन का ख़्याल रख रहा है या नहीं रख रहा, उसके अलावा कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं, वर्बल, नॉन वर्बल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं, तो ये सारे बिहेवियर होते हैं, ठीक है? एनीथिंग वी डू इज़ बिहेवियर, रनिंग, ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ये सारे हमारे बिहेवियर्स होते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी जो है वो हमारे बिहेवियर्स पे काम करती है। अब किसी भी बिहेवियर को मॉडिफ़ाई करने के लिए 5 स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, कि सबसे पहले हमने एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें हमने वो बिहेवियर्स ऐड करने हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक हैं, ठीक है? सेकंड पे हमने क्या करना है, डिफाइनिंग टारगेटेड बिहेवियर, कि हमने उन लिस्ट में से एक कोई बिहेवियर सेलेक्ट करना है, टारगेट करना है और उस बिहेवियर पे काम करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बिहेवियर होगा, सबसे पहले हम उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देन हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे कि वो जो भी बिहेवियर कर रहा है, हमारा जो टारगेटेड बिहेवियर है, उस बिहेवियर को वो कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है, वो हम सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा स्कूल आ रहा है, तो स्कूल में क्लास में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, जब टीचर या थेरेपिस्ट उससे थोड़ा दूर है तब वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो इस तरह से करके रिकॉर्ड करेंगे। और फिर एक शीट पेरेंट्स को भी हम प्रोवाइड कर देंगे जिसमें पेरेंट्स भी बच्चे के बिहेवियर को नोट डाउन करेंगे और फिर आगे थेरेपिस्ट को बताएँगे। पॉइंट नंबर 4 इज़ फंक्शनल एनालिसिस। अब फंक्शनल एनालिसिस को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फंक्शनल एनालिसिस बिहेवियर थेरेपी की एक की टेक्निक है जिसकी मदद से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बिहेवियर का कॉज़ क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि इंडिविजुअल सर्टेन वे में क्यों बिहेव करता है। इसको हम एबीसी मॉडल और फंक्शनल एनालिसिस के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसको एबीसी मॉडल भी कहा जाता है। ए स्टैंड फॉर एंटीसीडेंट, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। हम देखते हैं कि बिहेवियर से पहले क्या हुआ था, जिसकी वजह से बच्चे ने सर्टेन बिहेवियर शो किया, और उस बिहेवियर के बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, ठीक है? बिहेवियर का बिफोर एंड आफ्टर हम ये नोट डाउन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट हैपेंस बिफोर द बिहेवियर, कि इस सर्टेन बिहेवियर से पहले क्या हुआ था, बच्चे की डिमांड क्या थी, बच्चे को रिजेक्ट किया गया या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से बच्चे ने सर्टेन बिहेवियर शो किया, यानी एग्रेशन, टेंट्रम्स, अवॉइडेंस वगैरह, ठीक है? देन हम आफ्टर बिहेवियर देखते हैं कि अटेंशन, एस्केप, सेंसरी इनपुट वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है, ठीक है? वो उसका टारगेटेड बिहेवियर है। तो हम देखते हैं कि इससे पहले एंटीसीडेंट क्या हुआ था, कि बच्चा किस वजह से रो रहा है। बच्चे को निग्लेक्ट किया गया, अब्यूज़ किया गया या फिर उसकी नीड फुलफ़िल नहीं की गई, ठीक है? जिसकी वजह से बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? देन हम उसके बाद का बिहेवियर यानी कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। उस रोने की वजह से बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता एग्रेशन की तरफ चला जाता है, मार-पीट करता है, एस्केप हासिल कर लेता है, कहीं छुप जाता है या फिर और दूसरी चीज़ों को इग्नोर करता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, बिहेवियर से पहले क्या हुआ था, देन सर्टेन बिहेवियर शो किया, देन उस बिहेवियर के बाद कैसा बिहेवियर शो हुआ या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक है? तो इस तरह से एबीसी मॉडल के थ्रू हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब भी किसी केस की तफ्तीश वगैरह हो रही होती है तो उसमें एबीसी मॉडल को ही फ़ॉलो किया जा रहा होता है कि एंटीसीडेंट क्या था, ऐसे कौन-सी वजूहात थी जिसकी वजह से ये बिहेवियर हुआ और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस शो हुए। तो एबीसी मॉडल के इर्द-गिर्द ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो रोटेट कर रही होती हैं और ये बहुत अच्छा मॉडल है, हमें बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। फिर जब हमें एंटीसीडेंट बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस का पता चल जाता है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम फ़ौरन से क्या पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कुछ तो बताओ। तो इसका मतलब क्या है, हम वो एंटीसीडेंट ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब हमें एंटीसीडेंट पता चल जाता है तो फिर उस चीज़ को सॉल्व करना हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो जब रूट कॉज़ आपको पता चल जाएगी तो आप ईज़िली फिर चीज़ों को टैकल कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रूट कॉज़ का ही नहीं पता तो फिर आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। देन ट्रीटमेंट कैसे करोगे? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, मॉडलिंग एंड पनिशमेंट। इसके थ्रू आप बच्चे को ट्रीट करते हो, उसके अलावा बच्चे को डिफरेंट स्किल्स ट्रेनिंग सिखाते हो जो कि हम अभी पढ़ेंगे।
दैन इन बच्चों के लिए स्किल्स ट्रेनिंग एरियाज़ इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, जैसे चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली बच्चों के इन्हीं बिहेवियर्स के साथ काम किया जाता है। अब स्किल ट्रेनिंग्स के स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले कोई भी टास्क होता है उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उसको रिपीट किया जाता है। देन रेगुलरली ट्रेन किया जाता है और ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमैटिकली होती हैं, रैंडम नहीं होती, ठीक है? और बच्चा जब चीज़ें दोबारा-दोबारा रिपीट करता है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर पाता है और उतने ही अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाता है। देन लास्ट पॉइंट है कि पैरेंटल काउंसलिंग एंड पेशेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने पेरेंट्स के साथ-साथ काउंसलिंग करनी है, उनको भी छोटी-छोटी टेक्निक सिखानी है ताकि वो भी बच्चे को घर पे टैकल कर सकें और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि यहाँ जहाँ बच्चे को वो भेज रहे हैं, वहाँ पे उनका बच्चा सेफ़ है और वो वहाँ पे मैनेज हो रहा है, न्यू स्किल सीख रहा है, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना सीख रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से करके हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और इन बच्चों को ठीक होने में या मैनेज होने में हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ सोशल इंटरवेंशन भी दी जाती हैं, जहाँ पे बच्चे को फ्रेंडशिप्स वगैरह सिखाई जाती हैं, किस तरह से उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ रहना है, किस तरह से अपनी बारी का इंतज़ार करना है, और किस तरह से मिल बैठ कर खेलना है, खाना है, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को सिखाते हैं और इस तरह से एज़ अ रिज़ल्ट उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे आज हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड हो गया। अब आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। So see you in the next video with new psychological disorder. Till then, take care. Allah Hafiz.